नमस्कार साथियों। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 3-4 दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और झूठा ढोल बजा रहे हैं। आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हूं। पिछले 3-4 दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को राहत मिल गई। ये बड़े बड़े अक्षरों में ढोल बजाया जा रहा है और कई जगह उस ढोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूँ। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ में हुआ, पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक भी एसेंशियल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई? आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अभी करूंगा 5 मिनट बाद। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, इसमें WPI या तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट नेगेटिव। पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे? क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे? पेट्रोल नेगेटिव WPI में था, क्या पेट्रोल और LPG, जिसका कि नेगेटिव WPI है, क्या पेट्रोल और डीजल और LPG का दाम 1 पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा? आंकड़ों की बात आंकड़ों से करूंगा और आंकड़ों को ही डिफ्यूज करूंगा, और सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो क्या हो रहा है? सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है, या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। अंतिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं बात की शुरू करूं आगे, उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिटेलर कंज्यूमर को जो चीज बेचता है, उससे पहले जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है वो WPI में कैप्चर होता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा, वो WPI में आएगा, पर अगर दुकानदार आपको या मुझे बेचेगा, वो CPI में आएगा। तो अब हो क्या रहा है देश में? मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है। मतलब WPI लगभग -3.5% और CPI पॉजिटिव 4.25%। और मैं कुछ जरूरी वस्तुओं के WPI रखता हूं आपके सामने। सब्जियों में -20.1%, आलू -18.7%, ऑयल सीड्स, जिससे कि ईटेबल ऑयल बनता है, उसमें -15.6%, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, जिसको हम घी कहते हैं, वो -29.5%। ये WPI मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहां से दाम कम हो रहे हैं। और यही सारी चीजें CPI है फूड एंड बेवरेजेस का, वो है 3.29%। अर्थात अगर मैं किसान हूं तो मैं जो फसल पैदा कर रहा हूं, सब्जियां उत्पादित कर रहा हूं या ऑयल सीड्स का उत्पादन कर रहा हूं, मेरे लिए दाम घट रहे हैं, और मैं ही वो किसान अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए वो चीज बाजार से लेने जाता हूं, तो दाम बढ़ जाते हैं। तो कौन बेनिफिट हो रहा है? मोदी जी। इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है, ना फाइनल कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या होलसेलर्स बेनिफिट हो रहे हैं, और आप मुख्य दर्शक बन के बैठे हो और आपके ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल की बात करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम का WPI, और सारे सरकारी आंकड़े हैं, जो कच्चा तेल है उसका WPI
मई 2023 में -27% रहा, मतलब 27% कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले। एलपीजी -24.3%, मतलब एलपीजी के दाम लगभग 24.5% मई 2023 में मई 2022 की तुलना में गिरे। पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%, और वहीं सीपीआई कहता है फ्यूल एंड लाइट में +4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को, उसका आंकड़ा है जिसके बाद ढोल बजाए गए। उस आंकड़े के अनुसार एलपीजी में 24.3% की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27% की कच्चे तेल की कमी हुई, पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल डीजल एलपीजी सस्ती हुई? एक पैसा भी। वहां पे 27% की कमी एलपीजी में, 24% की कमी एलपीजी, 24.5% की कमी एलपीजी में, 27 की कमी कच्चे तेल में, 9.4 की कमी पेट्रोल में, 17.03% की कमी एचएसडी में। और फायदा क्या कंज्यूमर को मिला? और मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, उल्टा दाम बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं साहब। टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं, वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारण व्यक्ति पहन रहे हैं। टेक्सटाइल की कीमतों में डब्ल्यूपीआई में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है। और अगर हम सीपीआई देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.5% से ज्यादा, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है इस प्रोसेस में, कि कौन पैसा कमा रहा है? प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है। एलपीजी का जो प्रोड्यूसर है, वो भारत सरकार की जो पीएसयूज हैं उनको गैस सस्ते में दे रहा है। टेक्सटाइल में 8.25% की कमी हुई है प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक, पर वही टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हमको 6.5% से ज्यादा में मिल रहा है, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64%। और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल है, 4 वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। और ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल मैं आप सबके सामने आपको दूंगा। ये डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा है इस टेबल में, ये सीपीआई का आंकड़ा है इस टेबल में, और दोनों आंकड़े मई 2023 के आंकड़े हैं जो भारत सरकार ने प्रेस रिलीज में 14 जून को जारी किए हैं। अब इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल हैं। पहला, मोदी जी, जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूं, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल। तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी, वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को
अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है तो वो लगभग 3.25% ज्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो, होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे? तो क्या ये विधि है? इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा रहा है और वही प्रोडक्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो मीठा मीठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है? और मैंने आपको उन कमोडिटीज का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है। उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? ये ऑयल सीड्स के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए ऑयल जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे। कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है, और मोदी जी मुखदर्शक बन के बैठे हैं। कच्चे तेल की कीमत 27% की कमी हो जाती है, हमारे लिए पेट्रोल और डीजल 1 पैसा भी कम क्यों नहीं होता है? एलपीजी में 24.3% की कमी हो जाती है, हमारे लिए गैस सिलेंडर 1 पैसा भी कम, हमारे लिए उस सिलेंडर के भाव क्यों नहीं होते हैं? इन सवालों का जवाब उन ढोल बजाने वालों को भी और मोदी जी को भी। वित्त मंत्री जी से मैं कुछ नहीं पूछूंगा। वित्त मंत्री जी कह देगी भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सब्जियां खाती नहीं, मैं दाल और चावल खाती हूं, तो उनसे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। पर मोदी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है तो जा रही है, तो आप हमें बताइए कि ऐसे क्या बाध्यता है कि जब WPI नेगेटिव में चले गया देश में, तब भी जो एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल कमोडिटी के भाव होलसेल मार्केट में नेगेटिव में गिर रहे हैं, और 1%, 2%, 3% नहीं, 25%, 27%, 20%, उस समय हमारे लिए भाव 1 पैसे भी कम क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिए। आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दीजिए, और देशवासियों का सवाल कि जब WPI गिर रहा है तो मेरे लिए सब्जी के दाम, खाने के तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, वस्त्रों के दाम, अपैरल्स के दाम मेरे लिए क्यों नहीं गिर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, I will brief you in English in short. Negative wholesale price index in essential commodities, but still prices for consumers are increasing. Who is getting benefited by all these things? सूट बूट की सरकार is either benefiting themselves or wholesalers, but not the final consumers. India's wholesale inflation in May 2023 fell to -3.48% year on year from -0.92% in April 2023. In April also WPI was negative. In May it had further increased. As per Modi government, this was primarily because of fall in prices of mineral oils, basic metals, food products, textile, crude petroleum and natural gas and chemicals. But I am asking you, is any of these commodities, are their prices in retail market had been reduced by even a single 1 paisa?
Retail inflation measured by Consumer Price Index is at 4.25% in May 23, according to the latest data from the Ministry of Statistics and Program Implementation. Inflation data on the wholesale price index is calculated by measuring a change in overall prices of goods before selling it at retail prices. In contrast, the Consumer Price Index or CPI measures the changes in the price level of a basket of consumer goods and services bought by final consumer. So this is the basic difference between WPI and CPI. WPI is the inflation when the product is sold from the producer to the wholesaler, and CPI is the inflation when the product is sold by the retailer to consumer. Now, I had made a list of items in which WPI had fallen by more than 10%, and I had written their corresponding CPI data for the month of May 2023. As per this list, vegetable prices were reduced in the wholesale market by 20%, potato prices by 18%, oilseed prices by 15.6%, vegetable oils and fats reduced in wholesale market by 29.5%. But in the retail market, the food and beverages inflation is plus 3.29%. मतलब किसान सस्ते में बेच रहा है और वही किसान जब उपभोक्ता बनता है तो वो महंगे में खरीद रहा है और हम महंगे में खरीद रहे हैं. तो बिचौलिए बीच का माल खा रहे हैं और मोदी जी शांति धारण करके मुख दर्शक बन के बैठे हैं. सेकेंड, क्रूड पेट्रोलियम प्राइसेस in the wholesale market reduced by 27%. LPG prices reduced by 24%. Petrol prices reduced by 9.4%. And high-speed diesel price by 17.03% in wholesale market. But the same retail inflation of fuel and light is 4.64%. Means Government of India is purchasing crude oil at a lower price in May 2023 in comparison to May 2022, and the price difference is not 1%, 5%. The price difference in crude petrol is 27.01%, and we are buying all those products. There is an inflation of positive number of 4.64% for us. Third, textile and wearing apparel in wholesale market in May 2023, the textile prices were reduced by 8.28%. And wearing apparel price had increased just by 1.77%, whereas the consumer price inflation in clothing and footwear is 6.64%. In this regard, we have 4 very specific questions or demands from the Modi government. When prices of most essential commodities are falling in the wholesale market, why are the benefits of falling prices not transferred to final consumer? जब होलसेल में कीमतें गिर रही है तो 140 करोड़ देशवासियों को वही माल महंगे भाव में क्यों मिल रहा है? और ये आंकड़ा भारत सरकार का है. दूसरा, when WPI numbers for May 2023 for vegetable, potato and oil seeds are minus 20.1%, minus 18.7% and minus 15.6% respectively. And when the same product was purchased by farmer for self-consumption, the CPI on food and beverages is plus 3.29%. So farmers are selling their products at lower price and buying the same product for self-consumption at higher price. Modi ji, is this the method for doubling the farmer's income? Question number 3. When on May 23, WPI for crude petrol and LPG had a contraction of minus 27% and minus 24.3% respectively, why in retail market of LPG, petrol and diesel not reduce the price and the government enjoyed the entire benefit of this contraction? What is the reason? Fourth and the last question. Why Sood-Boot ki Sarkar is just acting as a mere spectator and keeping silent when wholesalers and the government is benefited from falling prices of the majority of essential commodity and final consumers are not getting any benefit? We want concrete answers from the Modi government, Prime Minister Saab,
about our 4 specific questions, and the questions are based on the data which was published on 14th June by the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India. So WPI negative, CPI positive, who is benefited? Either government, when there is a government is the wholesaler, or some friends of the government who are controlling the market for that wholesale. So this is all about this press conference. I am open for questions, first of all on the subject, and thereafter we can take few other questions also. On this topic. Sir, पहले इसको ले ले. क्वेश्चन रिपीट कर देना क्योंकि उनको पता लग जाता है. See, I think regarding Himachal Pradesh, time and again we had responded on that why the government was compelled to do that particular thing. But the basic question which we are raising right now is not of VAT. We are not asking today that Government of India should reduce the excise duty on petrol and diesel. We are just asking, when there is a reduction in the crude petroleum prices in the wholesale market by minus 27%. In May 23, vis-a-vis May 22, the crude petroleum prices were reduced by 27%. Why even a 1 paisa of benefit is not given to the consumers of petrol, diesel and LPG? That is the primary question we are asking. We are not today interested in whether to have petrol and diesel in the GST, under the ambit of GST, or state governments are doing, or Madhya Pradesh is having the highest VAT in the country as far as the petrol and diesel. We are not going into that tutu meme debate. पर 27% सस्ता मिल रहा उसका तो दे दो बेनिफिट. हम आज ये नहीं कह रहे कि कौन सा स्टेट क्या वैट ले रहा है. भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स के सारी लिस्ट बनाऊंगा तो जो फर्स्ट 10 हाई वैट लिविंग स्टेट्स हैं उसमें आपको 5 से 6 बीजेपी और बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स मिलेंगे. हम वो बात नहीं कर रहे आज. हम कह रहे हैं 27% कच्चे तेल होलसेल मार्केट में आपके आंकड़ों के अनुसार गिरा है, तो 1 पैसा भी पेट्रोल और डीजल का दाम हमारे लिए कम नहीं क्यों नहीं हुआ. हम ये पूछ रहे हैं कि जब सब्जियों के दाम होलसेल मार्केट में 20% गिरे, आलू के दाम 18% गिरे, ऑयल सीड के दाम 15.6% गिरे, जो वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स जिसको हम घी कहते हैं उसके दाम 29% होलसेल मार्केट में गिरे, क्या घी के दाम 1 रुपए भी आपके लिए या मेरे लिए कम हुए? ऐसा क्यों? कच्चे तेल का बेनिफिट गवर्नमेंट ले गई, इनके बेनिफिट होलसेलर बिचौलिए ले गए. जो टेक्सटाइल के दामों में कमी आई उसके भी बेनिफिट बिचौलिए ले गए. आप और मेरे को 1 पैसे का बेनिफिट मिलता नहीं है. और ढोल बजाने वाले ढोल और नगाड़े पीट रहे हैं, उनका ढोल फट गया ये सुन के कि हमको बेनिफिट मिल नहीं रहा सीपीआई में, और डब्ल्यूपीआई होलसेल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही है. मतलब इससे ज्यादा किसान के लिए दुर्भाग्य का दिन क्या होगा कि उसकी फसल सस्ते भाव में बिक रही है और वो अपने खाने के लिए वही फसल बाजार से लेता है तो वो महंगे भाव में मिल रही. सीपीआई में पॉजिटिव, डब्ल्यूपीआई में नेगेटिव. इज दिस द वे ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम? इससे तो फार्मर्स इनकम डबल नहीं, उनकी इनकम आधी करने की योजना है ये. दिस इज नॉट द स्कीम फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम. बाय दिस मेथड द फार्मर्स इनकम इज गोइंग टू बी हाफ. क्वेश्चन रिपीट कर देना आप इसको. नहीं, आपने ये पूछा मुझसे कि भाई डब्ल्यूपीआई नेगेटिव है और सीपीआई पॉजिटिव है,
तो सरकार क्या मेजर्स लेके इसका WPI नेगेटिव का फायदा कंज्यूमर्स को दे से, यही सवाल है। बिल्कुल सीधा सा है। जब कच्चा तेल आप सस्ते में खरीद रहे हो तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाते? क्योंकि आपको वो घटाने नहीं है, आप वो घटाना नहीं चाहते। आपके मन में ये है कि ये पूरा फायदा मैं लूं। जब किसान से सब्जी, आलू, घी, ऑयल सीड्स ये सस्ते में मिल रहा है, तो आप रेगुलेट क्यों नहीं करते कि जब सब्जियां 20% की कमी किसान से 20% कम भाव में खरीदी जाती है और वही सब्जी हमको 3.5% ऊंचे भाव में बिक जाती है, ऐसा क्यों? तो इधर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस चाहिए ना, वो तो मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। तो क्या ये प्रोसेस है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का? टेक्सटाइल का आपको उदाहरण देता हूं कि 8.2% होलसेल मार्केट में टेक्सटाइल के भाव गिर जाते हैं और हमारे लिए जो साधारण कपड़े जो हम और 140 करोड़ लोग देशवासी पहनते हैं उसके दाम 6.6% से बढ़ जाते हैं। और सरकार इंटरवेंशन क्यों नहीं करती है? सरकार चाहे तो इमीडिएटली क्या पेट्रोल डीजल के दाम इसी अनुपात में कम नहीं किए जा सकते? तो ये CPI भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। जब आपका कच्चा तेल आप सस्ते में खरीद रहे हो और आप पेट्रोल और डीजल के दाम भी उसी अनुपात में कंज्यूमर्स के लिए कम कर दोगे तो ये CPI भी नेगेटिव में आ जाएगा। आप जब सब्जियां के भाव घटे हैं तो आपको इंटरफेयर करके उन बिचौलियों के बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा जो सस्ते भाव में किसानों से सब्जी खरीद रहे हैं, सस्ते भाव में किसानों से ऑयल सीड खरीद रहे हैं, सस्ते भाव में किसानों से आलू खरीद रहे हैं, सस्ते भाव में किसानों से घी खरीद रहे हैं और वही चीजें हमको महंगे भाव में बिक दे रही जा रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर मैं मान लीजिए कि फूल गोभी का उत्पादन करने वाला किसान हूं तो मेरे को फूल गोभी मैं सस्ते में दे रहा हूं और मेरे को अगर मेरे सेल्फ कंजम्पशन के लिए आलू चाहिए तो वही आलू मैं महंगे में खरीद रहा हूं। अगर मेरे को मेरे सेल्फ कंजम्पशन के लिए खाने का तेल चाहिए तो वो खाने का तेल मैं महंगे में खरीद रहा हूं। तो गवर्नमेंट, आज मैं वैट और एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्सेस जो लगाए हैं 2014 की तुलना में डीजल पर 2.5 गुना, पेट्रोल पर लगभग 2 गुना, उसको कम करने की वो लूट तो चालू है। पर जो आपको बेनिफिट मिला है सस्ते कच्चे तेल का, जो आप खुद कह रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा, आपका WPI का आंकड़ा कह रहा है कि कच्चे तेल में 27% की गिरावट आई 23 में, मई 2000 कच्चा तेल सस्ता 27, तो 100 रुपए आपको 70% वहां अगर जिस दिन 73 हो जाएगा ये भी नेगेटिव होगा। पर सरकार क्या करती है, अगर कच्चे तेल में 1 पैसे की भी कमी हो तो आज रात 12 बजे से वो आ जाएगा, 1 पैसा बढ़ जाएगा। पर कच्चे तेल में 27% की कमी हो जाती है मई 2023 में मई 2022 की तुलना में, 1 पैसे की कमी का पेट्रोल और डीजल आपको और मुझे सस्ता नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत है। ये कि ये प्रोपोर्शनल, या तो होलसेलर नेगेटिव WPI का फायदा उठा रहे हैं या सरकार उठा रही है, और दोनों को चेक करने की जरूरत है। पर मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं महंगाई से, वो तो ढोल बजा रहे हैं महंगाई कंट्रोल में हो गई। अब आप बताइए, वेजिटेबल -20%, खाने का वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स -29.5%। क्या खाने के तेल में 29% की कमी आई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में? क्या हमारे लिए खाने का तेल 1 रुपया भी कम हुआ उसके दाम? हमारे लिए तो बढ़े हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। See, any kind of violence at any level, we condemn that. Any kind of violence. So, और लोकतंत्र में तो वायलेंस की कोई जगह ही नहीं है। हम तो हमेशा बुलडोजर के भी विरोधी रहे हैं, ठाए 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 हवा में मारने के भी विरोधी रहे हैं।
हम तो कानून के शासन में विश्वास करते हैं। हम तो उस शासन में विश्वास नहीं करते जहाँ गाड़ी पलट दी जाए, जहाँ मुख्यमंत्री कहे गाड़ी भी पलटी जा सकती है। हम उस शासन में विश्वास ही नहीं करते। तो एनी काइंड ऑफ वायलेंस वी कंडेम इट, एंड the details of the case which you had quoted regarding West Bengal, I am not aware of the full details. Our West Bengal in charge or the senior leaders from West Bengal will give you a better answer on this. एक मिनट, नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने से एक व्यक्ति ने एक बार पुनः अपना छोटेपन का प्रदर्शन किया है, और मैं उनको उन्हीं के नेता का एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति दूसरों का नाम मिटा के खुद का नाम आगे करना चाहता है, भारत की संस्कृति और भारत के लोग ऐसे लोगों को महान और बड़ा नहीं मानते हैं। पिछले 59 साल से नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एक मैं कहता था सारे थिंक टैंक और सारे रिसर्चर्स के लिए एक हब था, जहाँ पे अद्भुत किताबें, अद्भुत लिटरेचर रखा जाता था। लोग उसका प्रयोग करते थे लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संविधान की मजबूती के लिए, जो हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी मजबूती के लिए उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, और उन चीज़ों को पढ़ पढ़ के लोग आगे उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते थे। पर एक व्यक्ति को लगा कि मैं पंडित जी का नाम वहाँ कैसे रहने दूँ, क्योंकि मुझे तो पंडित जी के नाम को हटाना है, पर 140 करोड़ लोगों के दिल में जो पंडित जी का नाम लिखा जा चुका है उसको कैसे हटाओगे। और ये सब करके मैं उन व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, ये सब तुच्छ और छोटी हरकतें करके आप पंडित जी का नाम और बढ़ा रहे हो। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के शिल्पकार हैं, जिसको आने वाले 1000 साल तक भारत का शिल्पकार माना जाएगा, आपके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आधुनिक भारत के निर्माता है, जिन्होंने भारत जहां आज खड़ा है उसका सपना उन्होंने 1947 में देखा। उन्होंने भारत को जब संभाला, जब भारत के पास निर्माण करने की, सुई के निर्माण करने की क्षमता नहीं थी। वहां से लेकर वो बड़े बड़े डैम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IITs, IIMs, IISCs, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, DRDO, इस जो हमारा इसरो, ये सारी चीजों की परिकल्पना पंडित नेहरू ने की। पर आपको लगता है उनका नाम हटा दो, उनका नाम काट दो। ये नाम तो आप दीवार से तो काट सकते हो, क्योंकि बहुमत में आपकी सरकार है। सरकार का जो पंडित जी ने लोकतंत्र बनाया था और लोकतंत्र में ही सारी शक्तियों को निहित किया था, उस लोकतंत्र को की रक्षा का दायित्व आज आपके पास है। इसलिए आप नाम तो काट सकते हो वहां से, पर 140 करोड़ देशवासियों के दिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इनका नाम जो लिखा हुआ और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी आल्सो, हम तो उनका भी नाम लेते हैं, क्योंकि आप तो उनका भी नाम काटना चाहते हो। क्योंकि आप जब कहते हो 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, तो उस समय 7.5 साल तो वाजपेयी जी का शासन था। आप तो वाजपेयी जी का भी नाम काटना चाहते हो। पर हम किसी प्रधानमंत्री का इस तरह अपमान नहीं करते। हर प्रधानमंत्री का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता है। हर प्रधानमंत्री जनता के बीच जाता है और जनता की बात सुनता है, अपने मन की बात नहीं कहता है, लोगों के मन की बात सुनता है। पर आप अपने मन की बात कहते हो और आप अपने मन की बात सुनते हो, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। अगर आप लोगों के मन की बात सुनते तो इस तरह की छोटी हरकत, इस तरह की गलत हरकत आप कतई नहीं करते। और पुनः कहना चाहूंगा, ये सब करके आप अपने आप को छोटा कर रहे हो। पंडित जी तो आज भी वहां खड़े हैं जिनको देखने के लिए आपको पूरी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। पंडित जी तो आज भी वहां पे खड़े हैं। गौरव जी, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस जो है कॉपी कट कांग्रेस हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की योजनाओं को एक और
क्वेश्चन भी है कि इस पे आम आदमी पार्टी और दूसरी बात है कि उन्होंने चुनाव को लेकर के कहा है कि अगर कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए मैं कर लूँगा। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, क्योंकि हम तो ये लेन देन में हमारा तो विश्वास है नहीं कि पैसे दे दो जूते ले लो। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है कि दो आप वहाँ मत लड़ो, दो हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी नहीं है। हम इस तरह से भाव तोल और इस तरह की बातें नहीं करते हैं। हम तो उन सभी लोगों के साथ हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, जो संविधान के शासन में विश्वास करते हैं, जो लोग भारत को एक सही मायनों में समृद्ध और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। हम उस हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और कॉपी कैट और इन बातों में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सौरभ जी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जिस तरह से कर्नाटक में कितना 0.1% कितना वोट मिला, 0.1%, मुझे ऐसा देखा था। 0.1 कि 0.1 होगा। हाँ, वो देखो नोटा भी उनसे आगे चल रहा है। तो वो निराश हो चुके हैं। सौरभ जी निराश मत होइए और इस तरह की बचकानी बातें मत करिए। आप एक विधायक हैं, ये 2 राज्य आप छोड़ दो, ये वो बात हो गई ना, तू मुझे सुबह का खाना खिला देना, मैं शाम का नाश्ता करवा दूंगा। व्हाट इज दिस? तू मुझे एक चॉकलेट देना, मैं दिन में लॉलीपॉप दे दूंगा। हमारी ये गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना है। हमारी गवर्नेंस का मॉडल लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार शासन व्यवस्था करना है। हमारी गवर्नेंस के मॉडल में महिलाओं को सशक्त करना, और जो हमने कर्नाटक में करके दिखाया, पूरे कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा चालू हो चुकी है। आपको कर्नाटक में कहीं से कहीं जाना है, मुफ्त बस सेवा है वहाँ महिलाओं के लिए। तो ये हमारे गवर्नेंस के मॉडल है। हमारा गवर्नेंस का मॉडल वो नहीं है कि एक मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्था में फ्रैंकफर्ट में पहुंच जाता है कि उसको फिट टू फ्लाई नहीं माना जाता है। वो हमारे गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। हमारे गवर्नेंस का मॉडल वो भी नहीं है कि 3 जो हम कह सकते हैं मंत्री दिल्ली सरकार के, 2 मंत्री बिहाइंड द बार्स हैं, और वो वहाँ पे बैठे बैठे शहीद आजम भगत सिंह बनना चाह रहे हैं कि हम तो वो हो गए, हमने तो सब कुछ नेछावर कर दिया है। ये सब बातों का मैं आज कोई डिटेल उत्तर नहीं देना चाहता, पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा गवर्नेंस का मॉडल, हम उन सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो इन्फ्लेशन के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहते हो, जो बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हो, उन पार्टियों के साथ नहीं जिन्होंने पिछले 10 साल में PSUs के 2.5 लाख पदों को समाप्त कर दिया। आपको पता है ये बात? 2.5 लाख पद PSUs के नौकरियां ख़त्म कर दी गई है। वैकेंसी नहीं, वो पद ही उड़ा दिए गए। तो उनके साथ हम नहीं खड़े। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हो, जो महंगाई पर कड़ा प्रहार की बात करते हो, जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हो। इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं। Yesterday, the delegation was there from Manipur. They seek the time from the Honorable Prime Minister. But as per my information, till yesterday they had not received the appropriate opportunity to visit Honorable Prime Minister. Why Prime Minister is not having time for discussing Manipur with the people of Manipur? प्रधानमंत्री के पास मणिपुर मामलों के लिए मणिपुर के लोगों के साथ 5-10 मिनट बिताने के लिए क्यों नहीं है? मणिपुर पिछले 40 दिनों से जल रहा है, प्रधानमंत्री ने उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्यों प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे? क्या उनसे शासन व्यवस्था नहीं संभल रही मणिपुर की? ऐसा क्या इश्यू है, क्या दबाव है कि स्पेक्टेटर बन के आप बैठे हो? आप सिर्फ देख रहे हो। लोग
चिल्ला रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, लोगों के घरों में आग की तस्वीरें दिल्ली के अखबारों में प्रकाशित हो रही है और प्रधानमंत्री के कलेजे में कोई भी संवेदनशीलता नहीं जाग रही। हम मांग करते हैं एक बार पुनः कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर भी भारत का बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। हो सकता है आपके लिए पॉलिटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर हमारे लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। मणिपुर का भी प्रधानमंत्री के समय पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य किसी राज्य का है। और यदि मणिपुर 40 दिन से जल रहा है और प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ रख के मुख दर्शक बन के बैठे हैं, तो ये प्रधानमंत्री की और सरकार की नाकामी दर्शाता है। और ऐसी नाकाम सरकार को पद पर रहने का, सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, जो 40 दिन से एक राज्य जल रहा है और वो सरकार उसके लिए 1% भी सुधार का प्रयास नहीं कर रही है। लोग आके दिल्ली आके मिलना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री समय नहीं दे पा रहे हैं। हजारों लोग मणिपुर से पलायन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को उनकी बात नहीं समझ में आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।